सोग मनाने का वक़्त नहीं था। यहाँ तकरीबन 2 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई थी। फायरिंग की आवाज़ें इन गार्ड्स के बाकी साथियों को किसी भी वक़्त यहाँ खींच सकती थी। यकीनन वो भी यहीं कहीं दरख्तों में गश्त कर रहे थे। जिस गार्ड पर मैंने पहले गोली चलाई थी वो जहन्नम वासिल हो चुका था। इसका लंबा जिस्म किसी घड़ियाल की तरह झाड़ियों में मुर्दा पड़ा था। जिस गार्ड के पेट में गोली लगी थी वो शदीद ज़ख्मी हालत में था और बेहोश हो चुका था। एक दूसरे गार्ड की लाश भी झाड़ियों में पड़ी थी। इस गार्ड की राइफ़ल और गोलियों वाली बेल्ट फ़ैरोज़ ने उठा ली। हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, वो तेज़ी से बोला। इसहाक ने हैंड ग्रेनेड्स वाला थैला उठाया और वहाँ से हम चल पड़े। गार्ड्स की 3-4 घोड़े झाड़ियों में इधर उधर चकरा रहे थे। हम इन्हें नज़रअंदाज करते हुए तारीकी में लपकते चले गए। माजिद की मौत ने इसहाक को कुछ ज़्यादा ही हैजान में मुब्तला कर दिया था। वो बेकरारी से राइफ़ल को अपने हाथों में हरकत दे रहा था, जैसे अपने सामने आने वाली किसी भी शख्स को मार देने का इरादा रखता हो। अब क्या करना है? फ़ैरोज़ ने तेज़ तेज़ चलते हुए पूछा। मैं तो कहवत हूँ आज जॉर्ज को ढूंढ निकालें, इसे मार डालें या खुद मर जावें, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। वो बहुत चौकस हो चुका है। यही वजह है कि आज इस हरामी ने पगोड़ा तक जाने के लिए भी कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया है, और अब यहाँ होने वाली फायरिंग के बाद तो वो और भी चौकन्ना हो गया होगा। मगर हमने इसे मारने की कसम खा रखी है। इसहाक बोला। कसम तो खा रखी है और अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम इसका किस्सा तमाम भी करेंगे, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी की तो हमारी जान ज़ाया चली जाएगी और ये हमको मंजूर नहीं है, फ़ैरोज़ ने कहा। तो क्या हम माजिद को गवाकर यहाँ से खाली हाथ वापस चले जाएंगे? चलते चलते फ़ैरोज़ चंद लम्हे के लिए रुक गया। इसने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, हम बिल्कुल खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आज हम जॉर्ज तक नहीं पहुंच सके, लेकिन अपने दूसरे बेहतरीन निशाने पर ज़रूर पहुंचेंगे। दूसरा बेहतरीन निशाना क्या मतलब? मैंने पूछा। हम मारिया तक पहुंचेंगे। मारिया जॉर्ज की सौतेली बहन है, लेकिन माँ की तरफ से सगी है और वो इससे बहुत मोहब्बत भी करता है। हम जॉर्ज को ऐसा ज़ख्म देंगे कि वो इसे ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटका देगा। मर सकेगा न जी सकेगा। वो बदजात हमें कहाँ मिलेगी? इसहाक ने दांत पीस कर पूछा। मैं अच्छी तरह जानत हूँ वो इस वक्त कहाँ होवेगी। वो अपनी एक दोस्त के घर आई हुई। ठाकर केदारनाथ की बेटी कामनी देवी की सगाई की रस्म है। मुझे पता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। हिफाजत का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होवेगा। हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर मारिया को अदम आबाद रवाना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होवेगी। ये बात होवेगी और अभी होवेगी। फ़ैरोज़ के लहजे में सख्त हैजान था। हमने दरख्तों के दरमियान तेज़ी से सफ़र किया। हमारे पास टॉर्चें मौजूद थीं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसहाक और फ़ैरोज़ यहाँ के रास्तों से शनावर थे। वो बड़ी महारत से महफूज और शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल कर रहे थे। एक जगह वो एक बरसाती नाले के अंदर से भी गुजरे। जब इस नाले से बाहर निकले तो मैंने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर खुद को इस खुशबूदार नहर के किनारे पाया, जो ज़ुर्गा के राजभवन को तकरीबन छूती हुई गुजरती थी। लेकिन हम राजभवन के पास नहीं थे, बल्कि बारोनक आबादी के पास भी नहीं थे। ये ज़ुर्गा का मज़ाफ़ाती इलाका नजर आता था। हम तीनों ने अपने चेहरे ढाटों में छुपा लिए। फ़ैरोज़ ने एक तरफ इशारा करते हुए तेज़ सरगोशी की। वो देखो, इन पेड़ों के पीछे जो नीली रोशनियाँ नजर आती हैं, ये ठाकुर केदारनाथ की हवेली है। ठाकुर ज़रा हम लोगों से अलग थलग रहने का आदी है। आज यहीं पर इसकी बेटी की रस्म हो रही है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमें जो करना है फ़ौरन करना है। तो ठीक है, सीधे अंदर घुस जावत है। जो भी रास्ता रोकेगा भून डालेंगे इस हरामी को। कुछ देर बाद इसहाक ने अजीब जज्बाती अंदाज में फ़ैरोज़ का कांधा थामा। मैंने तुम्हारी बात मानी है फ़ैरोज़, अब तुम मेरी भी एक बात मानो। मुझसे वादा करो कि अगर वो हराम की जनी मारिया हमारे हाथ आ गई तो हम इसे ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो क्यों? इस बारे में मैं तुम्हें फिर बताऊंगा, लेकिन मुझसे वादा करो। तारीकी में फ़ैरोज़ ने चंद लम्हों के लिए इसहाक को बगौर देखा, फिर इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। हम शीशम, नीम और कचनार के पेड़ों में से निकलकर नीली रोशनियों वाली हवेली पर यूं हमलावर हुए जैसे शिकारी जानवर अपने शिकार पर झपटता है। हवेली से बाहर 7-8 खूबसूरत घोड़ा गाड़ियाँ खड़ी थी। 2-3 मोटरें भी नजर आ रही थी। गाड़ी, बान, ड्राइवर और चौकीदार वगैरह यहाँ वहाँ टहल रहे थे। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि अचानक इस तरह की अफ्ताद इनके सर पर टूट पड़ेगी। वो कुछ समझ ही नहीं सके। हम तीनों दंदराते हुए हवेली में घुस गए। सिर्फ एक मुलाजिम ने बरामदे में हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। इसने ज़ोर से टांग खाई और मैंने इसको गोली मारी। वो डगराता हुआ नहाने वाले तालाब में जा गिरा। इस हवेली को जनरेटर की मदद से जगमगाया गया था। अंदरूनी हिस्से में मेहमानों का जमघटा था। रंगीन आंचल लहरा रहे थे। ढोलक की थपथप गूंज रही थी। पकवानों की खुशबू थी। पहले तो फायर की आवाज़ ने लोगों को चौकन्ना किया, फिर जब हम असला लहराते हुए अचानक अंदर घुस आए तो हर तरफ कोहराम मच गया।
मर्दो जन चिल्लाते शुर मचाते चारों तरफ भागे, कुर्सियां उलट गईं, खानों की बेशकीमत रुकाबे फर्श पर बिखरती नजर आईं। जिस लड़की की सगाई थी वो सुर्ख साड़ी पहने 16 सिंगार की स्टेज पर बैठी थी। इसके गिर्द भी खुश रंग लड़कियों का हुजूम था। ये सब भी हवास बाख्ता होकर उठी। इनमें से 2-3 सफ़ेद फाम भी थी। फ़ैरोज़ और इसहाक ने इनमें से अपना शिकार पहचान लिया। ये सुर्खी माइल बालों वाली एक दराज कद लड़की थी। इसकी उम्र 23-24 साल के लगभग रही होगी। सफ़ेद फाम होने के बावजूद इसने मुकामी लिबास ही पहन रखा था। चमकीली कामदार साड़ी पर मुश्तमिल था। लड़की मजबूत जिस्म और कवी आसाब की मालिक नजर आती थी। स्टेज पर से उतरने वालियों में वो सबसे आखिर में थी और वो मुंह फेर कर भागी भी नहीं थी, उल्टे पांव पीछे हट रही थी। ताहम दीगर लोगों की तरह इसके चेहरे का सारा खून भी निचर चुका था। फ़ैरोज़ और इसहाक को काबू की तरह इस पर झपटे और पकड़ लिया। हेल्प हेल्प, वो दहशत ज़दा होकर चिल्लाई, लेकिन फ़िलहाल यहाँ इसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। शायद लोगों ने भांप लिया था कि हमारे सिरों पर खून सवार है और इन लम्हों में हम कुछ भी कर सकते हैं। इसहाक ने अंग्रेज़ लड़की की पुश्ते से राइफ़ल की नाल लगा दी थी और फ़ैरोज़ इसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ ला रहा था। यही वक्त था जब 2 तनमंद अफराद जो यकीनन गार्ड्स थे हमारे सामने आए। इनके हाथों में राइफ़लें थी जो हक़ नमक अदा करना चाहते थे, मगर ये कोशिश इन्हें महंगी पड़ी। इसहाक ने बेदरेग ब्रेस्ट चलाया। दोनों अफराद के चेहरे और सीने पर गोलियां लगी। वो ट्रिगर दबाने की हसरत दिल में लिए मुर्दा छिपकलियों की तरह दहलीज पर जा गिरे। एक गोली एक भागती हुई फरबाए अंदाम खातून की टांग में लगी। मैंने इसे बरामदे के बड़े बड़े गोल सतूनों के पास गिरते हुए देखा। हम मारिया को खींचते हुए हवेली के लॉन में पहुंचे। हर तरफ वहशत का आलम था। लोग कोने खुदरों में छुप गए थे और वहीं से वावेला कर रहे थे। अब आई फायरिंग करो। फ़ैरोज़ ने मुझे मशवरा दिया और ख़ुद भी राइफ़ल की नाल ऊपर उठाकर ट्रिगर दबा दिया। तड़ तड़ की लर्जा खेज़ आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद दहशतनाक कर दिया। मैंने भी फ़ैरोज़ की तकलीद की और अंधाधुंध गोलियां चलाईं। ज़िंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पहल करने के फ़ायदे क्या होते हैं और किसी माहौल पर अचानक छा जाने और इसे तस्खीर कर लेने का नशा क्या होता है। हमारे इर्द गिर्द कोई मामूली लोग नहीं थे। वो ठाकर थे, राय और कबर थे और पता नहीं क्या कुछ थे, लेकिन इस वक्त वो जान बचाने के लिए मामूली कैचों की तरह कोने खुदरों में रेंग रहे थे और छुप रहे थे। इनकी भारी पगड़ियाँ, कीमती जूतियाँ और इनके बलोरी जाम हर तरफ बिखरे हुए थे। जिस वक्त हम मारिया के साथ बैरूनी गेट पर थे, हवेली की छत से हम पर एक बार फिर फायर हुआ, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस फायर के जवाब में मैंने छत के बाएं किनारे की तरफ 3-4 फायर किए और फ़ैरोज़ वगैरह के साथ भागता हुआ हवेली से निकल आया। हवेली से बाहर एक लैंड रोवर जीप मौजूद थी। ड्राइवर भी पास ही मौजूद था और हमें सख्ता ज़दा नज़रों से दिख रहा था। हम अंग्रेज़ लड़की को खींचते हुए जीप में ले आए। फ़ैरोज़ ने राइफ़ल की नाल ड्राइवर की तरफ उठाई और पंकारा, गाड़ी स्टार्ट करो। ड्राइवर किसी मामूल की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जेब से चाबी निकालकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फ़ैरोज़ ने इसे भागने का हुक्म दिया। वो इस हुक्म को मानने के लिए 101% तैयार था। वो गाड़ी से निकलकर दरख्तों की तरफ भागता चला गया। फ़ैरोज़ ने ड्राइविंग सीट संभाली और पलक झपकते में जीप को नीली रोशनियों वाली हवेली से दूर ले आया। अगले 15-20 मिनट में फ़ैरोज़ ने दरख्तों के दरमियान कच्चे रास्तों पर तूफ़ानी ड्राइविंग की। लड़की को इसहाक ने दबोच रखा था और 222 राइफ़ल की नाल इसकी गर्दन से लगा रखी थी। हम जीप के साथ ही फिट भर ऊपर उछल रहे थे और हमारे सर बार बार जीप की छत से टकराते थे। लड़की समझ चुकी थी कि अब शोर मचाने और मुज़ाहमत करने से कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंच सकता है। फ़ैरोज़ की ड्राइविंग भी इसके लबो लहजे की तरह सख्त हैजानी थी। इसने जीप को तूफ़ानी अंदाज से एक बरसाती नाले में से गुजार दिया और फिर एक नहायत ख़तरनाक ढलान पर अंधाधुंध दौड़ाता चला गया। एक मौका ऐसा आया कि जंगल नहायत दुश्वार हो गया और जीप ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दरख्तों से टकरा कर इसका फ्रंट बर्बाद हो चुका था और एक तरफ से शीशे में दरारें आ गई थी। जब जीप रुक गई तो हम इसमें से निकले और लड़की को लेकर निहायत घने तारीक दरख्तों में घुस गए। एक टॉर्च की मदद से रास्ता देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। लड़की की साड़ी इसके बालाई जिस्म पर से खुल गई थी और इसके पीछे घिसट रही थी। इसहाक ने इसे तेज़ धार चाकू से काटा और फिर फाड़ कर अलहदा कर दिया। अब लड़की की साड़ी का बालाई हिस्सा इसके जिस्म पर मौजूद नहीं था। इसहाक ने इसे अपनी कमर के गिल लपेट लिया। कुछ आगे जाकर लड़की फिसली और गिर गई। इसहाक ने इसे उठाना चाहा, लेकिन वो वहीं बैठी रही और हाँफती रही। वो टूटी फूटी उर्दू में बोली, हाम का तुम्हारा कोई दुश्मन ही नहीं, तुम हाम के साथ ऐसा क्यों करता? अगर तुमको मनी चाहिए तो हम तुमको देने को तैयार है। आई एम श्योर माइकल तुम्हारा हर मुतालबा पूरा कर देगा। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। इसहाक सफाक लहजे में बोला।
बताओ क्या चाहिए, मैं मरना नहीं चाहती, बस यही हमारी मजबूरी है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसहाक ने इसकी सुर्खी माइल बालों को पकड़कर जोरदार झटके दिए और फिर तैश के आलम में इसका चेहरा गीली ज़मीन में धंसा दिया। वो कुछ बोल रही थी मगर इसकी आवाज़ हमारी समझ में नहीं आ रही थी। यकीनन वो मिन्नत समाजत ही कर रही थी। इसने एक बार फिर माइकल का नाम भी लिया। ये माइकल कौन है, मैंने पूछा। इस कुतिया का शोहर और जॉर्ज हरामी का यार, वो भी डॉक्टर है। चेहरा कीचड़ में धंस जाने की वजह से मारिया का सांस बंद हो रहा था। जब वो हाथ पांव फेंकने लगी तो इसहाक ने इसकी गर्दन पर से दबाव हटा दिया। टॉर्च की रोशनी में मारिया का चेहरा दहशत की तस्वीर नजर आता था। इसने एक हाथ से अपने चेहरे का कीचड़ साफ किया और डरी डरी आंखों से हमें देखने लगी। ये वही खौफ था जो हर इस जवान लड़की की आंखों में नजर आ सकता है जिसे मुसल्ले अफराद ने अगवा कर लिया हो और किसी तनहा जगह पर ले आए हों। ये अपनी आबरू का खौफ होता है। मारिया भी गालबन यही समझ रही थी कि आने वाले मिनटों या घंटों में इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। हमने जंगल में करीबन 1 घंटा मजीद सफ़र किया और एक ऐसी जगह पर आ गए जो फेरोज़ और इसहाक के ख्याल के मुताबिक रुकने के लिए महफूज थी। ये जगह नबातात से अटी हुई थी। ये तो रात थी। गालबन दिन में भी यहाँ सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता था। यहाँ गुंजान दरख्तों के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह थी। रात के वक्त ऐसी जगहों पर जंगली जानवरों का बहुत डर होता है और आग जलाना पड़ती है, लेकिन हम आग जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। यकीनी बात थी कि अब तक हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। हमें सिर्फ टॉर्च की रोशनी पर ही इक्तफा करना था। इसहाक की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। यहाँ पहुँचते ही वो जैसे अंग्रेज़ लड़की मारिया पर पल पड़ा। इसने मारिया की साड़ी का वो हिस्सा अपनी कमर से खोला जो फाड़ कर अलहदा किया था। इसकी लंबाई 2-2.5 मीटर रही होगी। इसने ये कपड़ा एक रस्सी की तरह मारिया के गले में डाला और इसे गिरा दे दी। मारिया खौफ से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, कोई है। यहाँ किसने होना था? कपड़े का दूसरा सिरा इसहाक के हाथ में था। वो टॉर्च की रोशनी में कोई ऐसी मुनासिब शाख ढूंढ रहा था जिस पर लटकाकर सफ़ेद फाम मारिया को फांसी दे सके, और वो ये काम करने के लिए 100% तैयार था। इस पर जुनून की सी कैफियत तारी थी। वो फंकारने लगा, मेरी बहन जिस तरह मरी थी तुझे भी इसी तरह मरना होगा। बस इतनी रियायत तुझसे ज़रूर करेंगे कि तेरी इज्जत ख़राब नहीं करेंगे। इसने साड़ी के कपड़ों को ज़ोरदार झटका दिया। सांस मारिया के गले में अटकने लगी। वो हवा के लिए तड़पना शुरू हो गई। हाँ, इसी तरह इसी तरह, इसहाक ने जहरनाक लहजे में कहा। वो भी ऐसे ही सांस के लिए तड़प तड़प कर मरी थी। जहर के सबब इसका गला अंदर से सूज गया था। वो हवा खींच नहीं सकती थी। आज तू भी नहीं खींच सकेगी। इसने शीशम की एक मोटी शाख पकड़कर नीचे झुकाई और साड़ी के कपड़े का दूसरा सिरा शाख के ऊपर से गुजार दिया। अब वो जोर लगाकर किसी भी वक्त मारिया को हवा में लटका सकता था। अब मेरी समझ में ये बात आ रही थी कि कुछ देर पहले इसहाक ने फेरोज से ये वादा क्यों लिया था कि जॉर्ज की बहन को जिंदा पकड़ना है। वो इसे अपने तरीके से कत्ल करना चाहता था और वो आग ठंडी करने का ख्वाह था जो कई माह से इसके सीने में भड़क रही थी। मैंने फेरोज की तरफ देखा। फेरोज तजब्जब में दिखाई देता था। वो जैसे फैसला नहीं कर पा रहा था कि लड़की को मार देना चाहिए या नहीं। मैंने फेरोज को एक तरफ ले जाते हुए कहा, हमें अपना दिलो दिमाग ठंडा रखना चाहिए। ये लड़की हमारे हाथ में आ गई है। एक तरह से ये जॉर्ज की दुखती रग है। वो इस लड़की को छुड़ाने के लिए हमारी कई बातें मान सकता है। हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। फेरोज चंद सेकंड्स खामोश रहने के बाद बोला, मेरा अपना भी यही ख्याल है। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होवत है। ये लड़की हमारे साथ होवेगी तो हमें यहाँ से निकलने में आसानी होवेगी और इसके बाद हम जॉर्ज की नाक में नथ डाल सकते हैं। तो फिर इसे रोको, मैंने कहा। फेरोज ने मुझे राइफल बदस्त लड़की के पास खड़ा किया और ख़ुद इसहाक को लेकर एक तरफ दरख्तों में चला गया। मैं लड़की से 2-3 फीट के फासले पर खड़ा था। मेरे हाथ में टॉर्च थी और इसका रोशन दायरा लड़की पर मरकूज था। वो काबिले रहम हालत में थी। चेहरा एक तरफ से स्याह कीचड़ में लुथड़ा हुआ था। गले में मजबूती से बंधे हुए कपड़े की वजह से इसके माथे की रगें उभर आई थी। पाँव से एक सैंडल गायब थी। बालाई जिस्म पर फ़कत चोली रह गई थी। हाँ, वो काबिले रहम नज़र आ रही थी मगर काबिले रहम नहीं थी। मुझे इसकी शक्ल में जॉर्ज की शक्ल की झलकियाँ दिखाई दी। वही जॉर्ज जो इस बांडियल स्टेट की औरतों का दुश्मन था। ना जाने मुख्तलिफ हीले बहानों से कितनी जिंदगियां तबाह कर चुका था। ये इसी की बहन थी। औरत होने के बावजूद वो अपनी जैसी औरतों को बर्बाद होती देखती थी और इसके कान पर जूं नहीं रेंगती थी। शायद वो भी इन सफ़ेद फामों में से थी जो दीगर रंगो नस्ल के लोगों को इंसान का दर्जा नहीं देते। आज वो अपने भाई के करतूतों के सबब खुद एक सख्त मुसीबत में थी। झाड़ियों की दूसरी तरफ फेरोज और इसहाक का मुकालमा जारी था। कभी इनकी आवाज़ मध्यम पड़ जाती, कभी बुलंद हो जाती। अंदाज़ा होता था कि इसहाक फौरी तौर पर बदला लेने पर तुला हुआ है। वो मारिया की जान बख्शी के लिए तैयार नहीं। ये गुफ्तगू करीबन 10 मिनट जारी रही। फिर दोनों वापस आ गए। मारिया ने डरी डरी नज़रों से इसहाक की तरफ देखा।
इसके चेहरे की वहशत जू की तू थी। बहरहाल इसकी आंखों की हैजानी कैफियत कुछ मांद पड़ी हुई थी। वो आगे बढ़ा और मारिया की गर्दन से कपड़े का फंदा खोलने में मसरूफ हो गया। वो बुरी तरह खांस रही थी। फेरोज ने फंदा खोलने में इसहाक की मदद की। फंदा खुल गया तो इसहाक ने इसी कपड़े से मारिया के हाथ इसकी पुश्त पर बांध दिए। मारिया अब बिल्कुल मुजाहमत नहीं कर रही थी। जब इसहाक इसके हाथ बांध रहा था और साथ साथ इस पर लान तान कर रहा था, मैंने सरगोशी में फेरोज से पूछा क्या फ़ैसला हुआ। फेरोज बोला बस वो यहाँ तक राज़ी हुआ है कि रास्ते में लड़की को कुछ नहीं कहेगा, मतलब है कि वहाँ सुरंग में जाकर मार देगा। फेरोज ने इस बात में सर हिलाया। कुछ ही देर बाद हम फिर अपने रास्ते पर रवा थे। मुझे फेरोज और इसहाक की महारत की दाद देना पड़ रही थी। वो इस तारीख घने जंगल में बड़े एतमाद से आगे बढ़ रहे थे। टॉर्च भी बस वो कहीं कहीं ख़ास ज़रूरत के वक़्त ही रोशन करते थे। लगता था कि वो इस दुश्वार गुजार रास्ते के नशीबो फराज को अपने हाथ की हथेली की तरह जानते हैं। फेरोज सबसे आगे था, इसके पीछे मारिया, इसके पीछे इसहाक और आखिर में मैं था। मारिया जहाँ कहीं सुस्त पड़ती, इसहाक बेरहमी से इसे राइफल की बैरल से टहुका देता और लान तान करने लगता। अचानक हवा के दोष पर तैर कर कुछ दूर अफ्तादा आवाज़ें हमारे कानों में पड़ी। ये आवाज़ें चौंका देने वाली थी। आखिर वही हुआ था जिसका खतरा था। जॉर्ज की बहन अगवा हुई थी। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। इसकी बाजियाबी के लिए जॉर्ज और हुक्म जी ने अपने हरकारे जंगल में फैला दिए थे। ये लोग अभी काफ़ी फासले पर थे, लेकिन यकीनी बात थी कि ये ज़्यादा देर फासले पर नहीं रहेंगे। उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी हमारी राह पर लग जाएंगे। इसहाक ने दांत पीसे। अभी सरामजादी के ज़िंदा होने का फ़ायदा होवेगा हमें। फेरोज ने भी जलती हुई सरगोशी की। वाकई ये लड़की अब हमारे लिए कीमती असासे की तरह हो गई थी। फेरोज को यकीन था कि जॉर्ज और इसके हरकारी किसी सूरत भी मारिया की ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेंगे। अब हमने टॉर्च मुस्तकिल तौर पर बुझा दी और बहुत एहतियात मगर तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। अगले आध पौन घंटे में फेरोज और इसहाक ने कई मोड़ मुड़े और शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल किए, लेकिन जल्द ही हमें अंदाज़ा हो गया कि हम ताक़ुब करने वालों से अपना फासला बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। वो मुसलसल हमारे पीछे आ रहे थे। अचानक फेरोज रुक गया। इसने ध्यान से मेरी तरफ देखा, फिर वो एकदम बैठ गया और अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। बज़ाहिर यही लगा कि वो हाँप कर बैठा है, लेकिन मैं इसके चेहरे के बदलते हुए तासरात देख चुका था और मेरा दिल कह रहा था कि बात कुछ और है। क्या हुआ, मैंने इससे पूछा। कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। कुछ तो है, शायद तुम छुपा रहे हो, मैंने कहा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा। तारीकी में इसके तासरात पूरी तरह दिखाई नहीं देते थे, ताहम अंदाज़ा हो रहा था कि वो एकदम सख्त परेशान हो गया है। इसने एक नज़र इसहाक पर डाली। वो राइफल मारिया की पुश्त से लगाए चौकस खड़ा था। इसने 222 राइफल एक हाथ से थाम रखी थी। अपने दूसरे हाथ से वो मारिया के बंधे हुए हाथों की गिरा खोल रहा था। इसके जहन में बजा तौर पर यह ख़तरा मौजूद था कि मारिया कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करे। इस हवाले से मेरा अपना तजुर्बा भी यही कहता था कि मारिया टाइप के सफ़ेद फाम गैर मुल्की ज़ेर होने के बावजूद भी ज़ेर नहीं होते और अपनी जहनी बर्तरी के जाम में चालाकी दिखाने का मौका तलाश करते रहते हैं। फेरोज़ मुझे एक तरफ ले गया और होले से बोला, क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास है? हम आम तौर पर तुम्हारे बारे में और कुछ दूसरे बंदों के बारे में कही जावत है। कौन सी बात? यही कि तुम लोगन कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकत हो और ना ही इस स्टेट से बाहर निकल सकत हो। मैं सन्नाटे में रह गया। एक सर्द लहर सी रीढ़ की हड्डी में दौड़ती महसूस हुई। तुम्हारा मतलब है कि ये लोग मेरी वजह से हमारे पीछे आ रहे हैं? मैंने अटक अटक कर पूछा। वो खामोश रहा, बस इसी तरह बेहरकत बैठा रहा और इन दूर अफ्तादा आवाज़ों को सुनता रहा जो हवा के झोंकों के साथ बहुत मदम सूरत में हम तक पहुंच रही थी। इसहाक को शायद मारिया के हाथों की कमज़ोर बंदिश का एहसास हुआ था। वो इसके हाथ दोबारा से बांधने में मसरूफ़ था। फेरोज़ ने खोई खोई नज़रों से मेरी तरफ देखा और बदस्तूर सरगोशी के लहजे में बोला, क्या तुम जादू टूने और अमलियात वगैरह पर विश्वास रखते हो? क्या तुम रखते हो? मैंने जवाबी सवाल किया। वो ज़रा तवक्कुफ़ से बोला, रखता भी हूँ और नहीं भी, लेकिन एक बात सच है, जो बात हमारी समझ में नहीं आती। इसके पीछे कोई ना कोई अनहोनी वजह तो ज़रूर होवत है। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि ये रूहानियत और मादियत वगैरह पर बहस करने का वक्त नहीं है। हमें अपने पीछे आने वाले दुश्मन से ख़तरा है और यह ख़तरा तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। यूँ लगता था कि वो लोग फैल कर आगे बढ़ रहे हैं। इनकी आवाज़ें दो मुख्तलिफ अतराफ से आ रही थीं। फेरोज़ खामोश था और इसकी खामोशी गंभीर थी। आखिर मैंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? अगर तुम मुनासिब समझते हो तो मैं तुम लोगों से अलहदा हो जाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात दिमाग में भी ना लाना। हम साथ चले हैं। हमने इकट्ठे जीने मरने का वादा किया है।
और ये अहद पूरा होवेगा। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं कि ये अहद पूरा करते करते हम सारे ही दर लिए जाएं, ना ही इसका कोई हल निकालते हैं। वो बेताबी से बोला और फिर उठकर इसहाक के पास चला गया। इसहाक और वो एक तरफ जाकर मध्यम आवाज़ में बातें करने लगे। मैं मारिया की निगरानी के लिए इसके पास जा खड़ा हुआ। वो दरख्त से टेक लगाए खड़ी थी और बार बार मेरी राइफल की तरफ मतोहश नज़रों से देख लेती थी। इसहाक और फेरोज़ का मुकालमा 2-3 मिनट में ख़त्म हो गया। वो दोनों जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गए थे। मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था कि अगर वो अपने अंदेशों के पेश नज़र मुझे खुद से अलहदा होने का कहते हैं तो मैं फ़ौरन हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। फेरोज़ बोला, हम काली मिट्टी वाले रास्ते की तरफ से जाएंगे। यहाँ नदी बहुत तेज़ चलत है, अगर हम किसी तरह इसे पार कर गए तो हमारे बचने की आशा पैदा हो जाएगी। वहाँ नदी पार करने का कोई इंतज़ाम है? हाँ, इंतज़ाम तो है, अब अल्लाह करे ये इंतज़ाम हमारे किसी काम आ सके। इसहाक ने कहा। एक बार फिर भीगी भीगी सी तारीकी में हमारा सफ़र शुरू हुआ। अब सीमत बदल गई थी। हम कदरे डहलान रास्ते पर बाएं तरफ जा रहे थे। यहाँ दरख्तों और खुद झाड़ झंकाड़ की वजह से बार बार हमारा रास्ता मसदूद हो रहा था। कई जगह हमें दरख्तों के दरमियान से बैठकर और रींग कर गुजरना पड़ा। कपड़े उलझ रहे थे और जिस्म के उरिया हिस्सों पर गहरी खराशें आ रही थीं। मारिया के लिए सफ़र ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इसके हाथ अकब में बंधे हुए थे। अब इसहाक ने इस पर से राइफल हटा ली थी और इसे बाजू से पकड़कर अपने साथ सहारा दे रहा था। इसके साथ साथ हम अकब से आने वाली आवाज़ों पर भी ध्यान रखे हुए थे। गाहे बगाहे आवाज़ों की मौजूदगी साबित होती थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।